नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें PMKY के नए RFP के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानकारी दी गई है, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी टीम आपको बहुत ही बारीक जानकारियां देने वाली है, जिससे आप इस RFP को समझ पाएंगे और अच्छे से भर पाएंगे। तो प्लीज आप देखिए हमारी टीम की ये रिपोर्ट। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसको जोड़ दिया है कौशल मंत्रालय ने PMKVY स्कीम से, और जिसके लिए नया RFP 24 अगस्त 2020 को PMKVY की ऑफिशियल वेबसाइट और NSTC की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं इस RFP के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं, इस RFP को भरते वक्त आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, किसको टारगेट मिलेगा और किस प्रेफरेंस के आधार पर मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन फाइल होगी, किन किन अनेक्चर्स पर देना होगा, उसके अलावा डिक्लेरेशन क्या होगी, उनके फॉर्मेट्स क्या होंगे, उनको एफिडेविट पर देना है या कैसे देना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 मई 2020 की मन की बात में माइग्रेट वर्कर को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में पूरे देश को बताया था। उसी को आधार मानते हुए कौशल मंत्रालय ने 3 लाख माइग्रेट वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया है स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से 1,50,000 लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए और 1,50,000 को RPL के लिए। यह प्रपोजल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए निकाला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि सबसे पहली एलिजिबिलिटी, ये प्रोजेक्ट अप्लाई कौन कर सकता है, पहली कंडीशन वो ट्रेनिंग पार्टनर PMKVY स्कीम 2016 से 2020 के बीच में ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्टर होना चाहिए। उसके पास अपनी एक TP ID होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, PMK के थर्ड जो स्टेट स्किल मिशन बनाए गए हैं उनमें उस ट्रेनिंग पार्टनर का ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्टर होना जरूरी है। वो ट्रेनिंग पार्टनर जो PMKVY 2016 से 2020 का हिस्सा नहीं है। तीसरा, जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग पार्टनर, कोई इंडस्ट्री अगर ये प्रोजेक्ट में आना चाहे तो वो भी PMKVY की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आ सकती है। उसके अलावा कोई भी कॉरपोरेट इसमें अगर चाहे तो वो भी इसके अंदर हिस्सा बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, टोटल टारगेट 3 लाख रहेगा। उसके अलावा यह टारगेट 125 दिन में कंप्लीट करने की सरकार ने योजना बनाई है। सेकंड पॉइंट में बात करूं दोस्तों, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं 3 लाख नंबर, तो 1.5 लाख नंबर RPL के लिए हैं। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या यह RPL के लिए अलग से EOI निकालेंगे? नहीं, यही EOI उस RPL के लिए भी होगा। इसको अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस RFP के पेज नंबर 6 और पॉइंट नंबर 4 जो पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो ट्रेनिंग पार्टनर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होंगे, मे बी उन्हें ही ये RPL के टारगेट्स भी डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों, प्रेफरेंस चार्ट की। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आप एज ए ट्रेनिंग पार्टनर आपके कितने % चांसेज हैं इस RFP में टारगेट लाने की। ये जो सेक्शन है ये आपको खुद आप अंदाजा कह लो या फिर खुद आप जो है पता लगा पाएंगे कि कितने % चांसेज हैं। अब इसके लिए हम लोग इसी RFP की अंदर एक टेबल दी गई है और उस टेबल को हम स्टडी करेंगे। उस टेबल के अंदर अनेक्चर 3 की जो समरी टेबल दी गई है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इस टेबल को आप कैसे स्टडी करेंगे। इस टेबल के अंदर टोटल 9 प्रेफरेंस आपको दी गई है। इस
समरी टेबल के अंदर एप्लीकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर P1 से लेकर टोटल P9 तक कैटेगरी बनाई गई है। P9 कैटेगरी में आपको खुद को फाइंड आउट करना है कि आप किस प्रेफरेंस में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो P1 से लेकर P4 तक, P1 से लेकर P3 तक वो लोग आते हैं जिनके टारगेट कैंसिल हुए हैं। इनकी कैटेगरी में आप देखिए पीछे 3 आपको दिखाया गया है, यस यस लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहला यस है कि जिनका टारगेट कैंसिल हुआ है, दूसरा यस है कि उनके पास उन डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स भी अवेलेबल है, और तीसरा यस है कि उनके पास जॉब रोल भी डिमांड बेस्ड वही अवेलेबल है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसकी प्रेफरेंस फर्स्ट होगी। सेकंड पॉइंट में पहली 2 चीजें यस होंगी, टारगेट भी कैंसिल हुआ है, सेंटर भी अवेलेबल है, पर पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए नहीं है। थर्ड कैटेगरी में ना तो उनका टारगेट, कोई भी उनका टारगेट जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही उनके पास सेंटर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कैटेगरी में पीएमकेके। पीएमकेके के अंदर 2 कैटेगरी आपको दिखाई दे रही हैं। एक कैटेगरी के अंदर उनके पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन डिस्ट्रिक्ट में, जॉब रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, और P4 कैटेगरी के अंदर ना उनका टारगेट कैंसिल हुआ है, ना ही उनके पास ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है, फिर भी वो एक अंडरटेकिंग देकर इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अब तो वो लोग थे, फर्स्ट कैटेगरी वो थे जिनका टारगेट कैंसिल हुआ, सेकंड कैटेगरी पीएमकेके थे, थर्ड कैटेगरी के अंदर बाकी सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स आ जाएंगे, और साथ साथ स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के भी ट्रेनिंग पार्टनर आ जाएंगे। प्रेफरेंस में जो 6 प्रेफरेंस होगी वो उन लोगों को दी जाएगी जो ट्रेनिंग पार्टनर है पीएमकेवाई की, टारगेट कैंसिल नहीं हुआ है, परंतु फिर भी 116 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में उनका सेंटर उन डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है और उसी जॉब रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अवेलेबल है। 7th पॉइंट में वो पीएमकेवाई पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर स्टेट स्किल का है, परंतु उसके पास सेंटर भी है और उस जॉब रोल में है जो डिमांड बेस्ड जॉब रोल उसके अंदर है। अब आ जाइए 8th पॉइंट में। 8th पॉइंट के अंदर टारगेट कैंसिल नहीं हुआ है ट्रेनिंग पार्टनर का, पर उस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर अवेलेबल है लेकिन उस जॉब रोल में नहीं है, तो वो भी एक अंडरटेकिंग देकर अप्लाई कर सकता है। सबसे लास्ट कैटेगरी वो होगी दोस्तों जो पीएमकेवीवाई में पार्टनर तो है, परंतु उसके पास ना तो उसका टारगेट कैंसिल हुआ है, ना ही उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्टडी करनी है, कुछ लोग लगातार मैसेजेस डाल रहे हैं फेसबुक पर भी या कुछ ट्रेनिंग पार्टनर भी कि उनको सेंटर चाहिए मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। दोस्तों जो ये प्रेफरेंस कैटेगरी है इसके लिए एक अनेक्चर नंबर 4 दिया गया है जिसमें वो आपसे टीपी और टीसी आईडी मांग रहे हैं। आप ध्यान रखें, एक ट्रेनिंग पार्टनर को वही टीसी आईडी देनी है जो उसके टीपी पोर्टल से मैप्ड है। अगर वो किसी और ट्रेनिंग पार्टनर के अंतर्गत टीसी आईडी बनाई गई है तो उसको एनएसडीसी मानेगा नहीं और आपके आरएफपी के प्रपोजल को कैंसिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें, ट्रेनिंग पार्टनर भी जो उनके स्मार्ट पोर्टल में टीसी आईडी क्रिएट है उसी सेंटर को माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पेमेंट्स में ट्रेंच 1 नहीं मिलेगी एडवांस में जो 30% मिलता था, इसमें सीधा 80% मिलेगा। जितने बच्चे आपके पास होंगे उन्हीं का आपको 80% मिलेगा। T1 जो 30% एडवांस होता था उसके प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको फाइल करने हैं। तो आप देखिए एनेक्चर नंबर 4 जो मैंने अभी बताया था आपको, टेंटेटिव ट्रेनिंग सेंटर रेडीनेस फॉर्मेट। देखिए इसमें टीपी आईडी और टीसी आईडी है। देखिए सर, अगर आप इसमें लिखेंगे कि एफिलिएशन यस है और कोई टीसी आईडी अटैच कर देंगे, एनएसडीसी के पास मास्टर पोर्टल है, वो वहां से चेक करेंगे। अगर वो आईडी टीसी आईडी मैप नहीं हुई तो आपका प्रपोजल कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एनेक्चर 4 को भरते वक्त ध्यान रखें, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्मार्ट पे 4 या 5 सेंटर की कैटेगरी का सेंटर अवेलेबल है तो ही आप इसको भरें, अन्यथा किसी और के सेंटर को यहां मत लाएं वरना आपका प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके पास टीओटी ट्रेनर अवेलेबल हैं तो आप जरूर बताएं
ताकि क्योंकि ट्रेनिंग अगर आपके पास उन्हीं जॉब रोल में टीओटी ट्रेनर भी अवेलेबल है तो आपकी प्रेफरेंस सबसे फर्स्ट बनेगी, आपको टारगेट 101% श्योर मिलेगा। अब आ जाइए एनेक्चर 5 में। एनेक्चर 5 एक अंडरटेकिंग है, जिस अंडरटेकिंग में आपको ये बताना होगा कि आप पीएमकेवाई के अंदर ट्रेनिंग पार्टनर हैं या नहीं। इसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, जो बात मैंने आपको बताई थी वो 11th पॉइंट में लिखी हुई है एनेक्चर नंबर 5 में कि ट्रेंच 1 रिलीज नहीं होगा, ट्रेंच 1 और 2 साथ में ट्रेंच 2 के साथ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 5th पॉइंट के अंदर, 5th का बी पॉइंट के अंदर ये जैसे प्रेफरेंस के अंदर बताया गया कि एग्जिस्टिंग सेंटर है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो सेंटर आपकी टीपीआईडी से मैप होना चाहिए, आप उसके लिए डिक्लेरेशन दे रहे हो। अगर वो आपके टीपीआईडी से मैच नहीं हुआ तो आपके ट्रेनिंग सेंटर को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको अंडरटेकिंग भी दिखी गई है, इसके पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अंडरटेकिंग अगर इनकरेक्ट पाई जाती है तो एनएसडीसी आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। इसलिए आप किसी और के सेंटर को अपने टीपी में दिखाने की कोशिश मत करें। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो अंडरटेकिंग फॉर्मेट जो 7th जो प्रेफरेंस आई थी कि वो व्यक्ति सेंटर भी है उसके पास उस डिस्ट्रिक्ट में और जॉब रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है और टीओटी ट्रेनर भी है, पर वो पीएमकेवाई में टीपी नहीं है। अगर वो टीपी स्टेट में है तो ये एनेक्चर नंबर 6 का अंडरटेकिंग फॉर्मेट है। इसके अंदर आपको डिटेल्स दी गई हैं, आप अपने टीसी का नाम लिखो, ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखो, जो एमआईएस पोर्टल होगा स्टेट का वहां पर आपको एक ट्रेनिंग सेंटर आईडी मिली होगी, वो आईडी आप यहां पर डालें और कुछ बेसिक्स डिटेल इस फॉर्म में भरें। स्टेट्स, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आपके भरने से काम नहीं चलेगा। एनेक्चर 6 को आप नीचे जाकर देखेंगे तो देखिए वहां पर सिग्नेचर में लास्ट में लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी में नेम ऑफ द स्टेट मिशन और स्टैंप चाहिएगी स्टेट स्किल मिशन की, यानी कि ये भर के आपको स्टेट स्किल मिशन को मेल करना होगा। स्टेट स्किल मिशन आपको अप्रूव करके देगा, तभी आपको लगाना है, अदरवाइज फिर से आपका प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम हर तरह की क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए आपने हमारी पीएमकेवाई के इस आरएफपी के लिए रिपोर्ट। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये जानकारियाँ इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है। हम चाहते हैं कि इस मेहनत का हमें आप रिवार्ड दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी पोस्ट को, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करके। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।